नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज की इस क्लास में हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। आपको किसी भी प्रश्न का हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे जिनका हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में आए हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप ये देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। आप इन 100 प्रश्नों में से अगर 80 या 85 प्रश्न भी अगर कर लेते हैं तो समझिए आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन देख लीजिए आप, बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। वायु दाब नापने वाला यंत्र है वो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो चारों ऑप्शन आप देख लें, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, HCl और N2। पहले नंबर पर है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड और चौथा है N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो कारक है वो दो होते हैं, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 और SO2 दोनों जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी कि H2SO4 और HNO3 बनाते हैं और वो बाद में बारिश के साथ मिलकर के जमीन पर आ जाते हैं जिससे अम्लीय वर्षा बनती है। तो इसमें SO2 दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अम्लीय वर्षा के जो मुख्य कारक है वो SO2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना वन या मरुस्थल। तो देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तब भी उसका यही आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम कार्बाइड आम पकाने में प्रयुक्त होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। कौन सी बीमारी दूषित जल से के पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। तो देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से फैलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन। तो देखिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जो तीनों है वो ग्रीन हाउस गैस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 100 प्रश्न हमको देखने हैं इस वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों। देखिए द्विबीजपत्री जो है सरसों होता है, इसके बीज में द्विपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो सरसों होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फिलोएम, कैम्बियम या पेलिसैड। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो देखिए जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें देखिए प्रथम साहित्य स्रोत यानी कि पहला जो है इनमें से जो पुराना है सबसे, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में
99% भाग पर इन दो गैसों का विस्तार है, ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, लगभग 21%, और नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो दोनों को मिला के 99% हो जाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। इसमें यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहला ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। चलिए यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? अब देखिए शिक्षण शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, ये प्रश्न भी आया हुआ है यूपी टेट में। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा आसान सा भी प्रश्न है क्योंकि बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो हमें दिख रहे हैं कि वो सही नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो पहला ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना और रोग फैलाकर। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, चुनकर चरना। तो देखिए ये भी आसान सा प्रश्न था। प्रश्न जो है आसान है, इसी तरह के आते हैं यूपी टेट में, सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं, एक भी प्रश्न मैंने ऐसा नहीं लिया जो आया ना हो। ठीक है, यूपी टेट के सारे प्रश्न आए हुए ही लिए हैं इसमें 100 प्रश्नों में, और ये प्रश्न ही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इस कारण से मैंने इनको लिया हुआ है, और इन्हीं में से आपको जो है काफी प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? देखिए पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए सही होती है, ये आप जानते भी होंगे। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो देखिए इसमें माउंटेन केटू जो है वो पीओके में आता है, यानी कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें आता है केटू। तो ये नहीं है, इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। माउंट कंचनजंगा जो है वो भारत में आता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रतौंधी होता है या थकान होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल और पद्मजा नायडू, किरण बेदी और हंसा मेहता। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, श्रीमती किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसमें प्रतिभा पाटिल जो है वो प्रथम महिला राष्ट्रपति है बनी है भारत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किसली? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है वो काजीरंगा है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कहाँ पर है? असोम में, जैसा कि उन्होंने प्रश्न में ही
दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर या ग्रेफाइट? तो इसमें जो आग्नेय चट्टान होती है वो गर्म लावे के एक साथ ठंडे होने से बनती हैं, तो उसका उदाहरण है बेसाल्ट। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर या आयनोस्फीयर? देखिए ये अंग्रेजी में दे दिए हैं, कई बार ये अंग्रेजी में भी इस तरह से लिखे आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है और मैंने जो के त्यों ही उठा के रख दिया है इसमें। ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है समताप मंडल, मीजोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल और आयनोस्फीयर का मतलब होता है आयन मंडल। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव? तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सीस्मोग्राफ या बैरोग्राफ? तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। सीस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर? इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? तो बिहू जो है वो असम का है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास पिरामिड? तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो राजस्थान को छोड़ के गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र जो है इनकी समुद्र से सीमा मिलती है, राजस्थान की नहीं मिलती है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल? इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बीओडी से। ठीक है, बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब दोबारा से हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसका। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं वीडियो। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया? तो देखिए वायरस संक्रमण से जो होता है वो जुकाम है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए जो कृषि को प्रभावित करता है इसमें तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? जो वर्षा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है भारत में कृषि को। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर रहती है खेती के लिए, तो ठीक है वहां पर वर्षा बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और कई बार वर्षा ज्यादा हो जाती है तो खेती को नष्ट भी कर देती है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। जो वृष्टि है, जो वर्षा है, वो भारत में कृषि को सर्वाधिक प्रभावित करती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो देखिए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्य मंडल। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या मेथेन? तो मेथेन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? तो 1973 में, 1982 में, 1992 में या 1996 में? इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल? बंग लिखा हुआ है, इसका मतलब बंगाल से है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है? तो देखिए ये इसका सही उत्तर होगा 940 अनुपात 1000। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ, ये उनका पूछने का मतलब है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो देखिए ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों का व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये उन्होंने पूछा है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में जीवों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या लोहा? तो देखिए जो समुद्री शैवाल है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर आयोडीन वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन जो दूसरे नंबर पर लिखा है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैक यानी कि लाइकेन है परजीवी, रसायन स्वयंपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो देखिए कल की वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तो ये होंगे सहजीवी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में? वाहनों एवं उद्योगों में? तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। तो सीएनजी का इस्तेमाल वो वाहनों और उद्योगों दोनों में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन से? तो देखिए पर्यावरण जागरूकता का सृजन जो किया जाता है वो क्षेत्रीय भ्रमण वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसमें लो पेड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और बीटा किरणें? तो देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है? स्तनधारी लिखा हुआ है, ये गलत है, स्तनधारी होना चाहिए, क्योंकि वह उड़ता है, शाकाहारी है, रात्रिचर है या बच्चे देता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा वाला होगा, बच्चे देता है। स्तनधारी इसलिए है कि बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक या बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अबायोटिक एवं बायोटिक घटक को क्या कहते हैं? पर्यावरण। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की एक संस्था है। ठीक है, और यह वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? मेघ विजन का मतलब है शुरुआत करने के लिए या कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्राइट? तो इसमें जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा,
सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है कुलेरिया, जट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टिस। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बायोडीजल बनता है जट्रोफा से। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून। तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या उर्वरक। तो सिल्वीकल्चर जो है वो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी। तो देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो चंदौली में है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, शेर, सांप या बकरी। तो देखिए इसमें जो सांप है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और इसमें बकरी और हाथी जो है वो शाकाहारी हैं, तो वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, और जो शेर है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है वो सांप है। ये वाला जो ऑप्शन है सांप वाला सही है। इसमें क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झूम खेती होती है केरल में, मेघालय में, बिहार में या तमिलनाडु में। तो झूम खेती जो होती है वो मेघालय में होती है। मेघालय वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। जो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला है यह विधि मितव्ययी नहीं है। दूसरा है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसमें आप देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र कहलाता है इकोसिस्टम। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो देखिए इसको देखिए आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए एक बार। शरीर को अच्छी तरह आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, और अधिक तेज चाल। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये सही होगा। दो पैरों पर चलने के से लाभ होगा ये, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये प्रश्न रिपीट हुआ है क्योंकि ये कई बार आया है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं में। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, में हम लेकर आए हैं, तो ये प्रश्न 2 या 3 बार आ गया होगा, ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं में। तो इसलिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए भूकंप की तीव्रता नापने का जो यंत्र है उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो देखिए मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह है वो बुध है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। चौथा इसमें जो है देखिए इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है, और यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। इसमें अब पहला ऑप्शन देखिए आप, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। तीसरा यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और चौथा यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। चलिए इसमें ये जो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो निरीक्षण विधि की विशेषता है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा में
समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मकता, ये सभी। इसमें जो है चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ये सभी जो है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण हैं। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, या महात्मा गांधी। यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, दोबारा आ रहा है क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है? इंसुलिन हार्मोन आप जानते होंगे, जो हमें मधुमेह रोग से बचाता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, तने में, पराग कणों में, या पराग कोश में? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो वनस्पति या घास फूस को खाते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ब्रूफेन, पैरासीटामोल, बी कॉम्प्लेक्स, या लीवर 52? तो देखिए, इसका पैरासीटामोल वाला जो आंसर है वो सही होगा। पैरासीटामोल जो है वो बुखार में दी जाती है। ज्वर का मतलब है बुखार से, नियंत्रण मतलब रोकने में। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किसमें इस्तेमाल की जाती है? बुखार को उतारने में, बुखार को रोकने में। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो देखिए, दही निर्माण में मैं आपको सही ऑप्शन में बता देता हूं, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दही निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो इसमें लैंड स्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मोस्ट कार्ल मार्क्स। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक हैं जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्क पत्र? तो देखिए, प्याज, आलू, अदरक जो है वो तना है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोषीय सूक्ष्म जीव है? पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, या हाइड्रा? तो देखिए, एक कोषीय सूक्ष्म जीव जो है वो पैरामीशियम है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ठीक है, तो जो पादप उत्पाद है जो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा साबुन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? साबुन का विस्थापन है। तो देखिए, जो रीठा है वो उसका उत्पाद साबुन का विस्थापन है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रीठा के जो उत्पाद को साबुन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है? डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। तो सीएनजी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलियानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है वो गैसीय अपशिष्ट है। अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार की चीज, जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है, जो धुआं है वो गैस के रूप में ही उत्सर्जित होता है, निकलता है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। इसमें से तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो है वो दूर दूर तक प्रसारित होंगे। क्यों? क्योंकि जो फल हैं वो बहुत बहुत दूर तक जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, तो उन बीजों का जो है प्रयोग करके वहां पर पौधे जो है उग सकते हैं। चलो, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। ठीक ठीक है, इसमें जो है चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसा जो होता है वो सहजीवी होता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो देखिए इसमें जो है कीड़े जो है वो पौधों को खा रहे हैं और कीड़े को सांप खा रहा है और सांप को मोर। तो जो मोर हुआ वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हुआ, यानी कि सबसे ऊपर हुआ। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर? जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। इसमें जो क्रम इधर उधर हो जाते हैं, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर करें। इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। सोडियम क्लोराइड जो है महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है उसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो देखिए उनको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्रथम चरण उपभोक्ता। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग है तो प्लेग जो है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, यानी कि जीवाणु जनित बीमारी है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर? तो देखिए जो भूमध्य सागर है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो ध्वनि प्रदूषण से है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न भी कई बार आ गया है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? देखिए प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए सारे प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछे गए हैं और आप देख रहे हैं कि इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब है ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, इसका मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो डीजल, हाइड्रोजन, पेट्रोल या कोयला? तो सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? वो हाइड्रोजन से होता है। हाइड्रोजन वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में? तो देखिए संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है और इसका जो मुख्य भोजन है वो क्या होता है? बांस होता है, ठीक है, और चीन में बांस जो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट? ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट ही इसका जिम्मेदार था भोपाल गैस त्रासदी का, यानी कि MIC, ठीक है, इसकी शॉर्ट में कह देते हैं इसको MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर? तो देखिए गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
वो शेर का संरक्षण करता है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो देखिए, नीम, चीड़, देवदार या ओक। तो नीम है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।